जय हिंद दोस्तों। स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आप सभी को स्टडी सेंटर परिवार की ओर से 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत जो है वो 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो चलिए देखते हैं कि 26 जनवरी को ही जो है वो गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसका कुछ पार्ट जो है लागू भी किया गया था, लेकिन पूर्णतः जो संविधान को लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 को किया गया। वास्तव में हुआ यह था कि 1929 के लाहौर अधिवेशन के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि प्रत्येक वर्ष हम लोग 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज मनाएंगे और इसके तहत जो है हम लोग आज़ादी हासिल करने का संकल्प लेंगे। और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए 1930 से लेकर 1947 तक प्रत्येक वर्ष यह मनाया जाता था। तो इसी को याद रखने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने जो हमारा संविधान था उसे 26 जनवरी को लागू किया, इसलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। चलिए देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। हो सकता है आज की वीडियो में आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइज भी देखने को मिले, तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा, इधर थोड़ा साउंड प्रॉब्लम चल रहा है। देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदाता कंपनी डेकॉर्न कंपनी बन गई है? तो इसका ऑप्शन है स्विगी, जोमेटो, ओला या ओयो। तो इसका सही आंसर होगा स्विगी। अब देखते हैं डेकॉर्न कंपनी होती क्या है। देखिए, कोई भी पहले जो हम लोग पढ़ते थे महारत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, तो उसी टाइप का जो स्टार्टअप में मिनीकॉर्न, सोनीकॉर्न, यूनिकॉर्न, डेकॉर्न और हेक्टोकॉर्न नामक शब्द यूज किए जाते हैं। और ये जो सारे शब्द है उसका जो मनी कंपनी का जो मनी वैल्यूएशन है उसके अकॉर्डिंग होता है। अगर मिनी कॉर्न कंपनी है तो वैसे कंपनी को बोला जाएगा जिसका मनी वैल्यूएशन जो है वो 1 मिलियन है। और अगर वो कंपनी उसमें अगर ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है और पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो भविष्य में यूनिकॉर्न कंपनी को क्लब को ज्वाइन करेगी, तो उसे सोनीकॉर्न कहता है। इस सोनीकॉर्न कंपनी में जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं वो इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट भी दिखाते हैं। एंजल इन्वेस्टर कहने का मतलब हो गया बड़े इन्वेस्टर, जैसे रतन टाटा हो गया, मुकेश अंबानी हो गया। अगर ये कोई भी स्टार्टअप में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इन्हें जो है वो एंजल इन्वेस्टर बोला जाएगा। वहीं यूनिकॉर्न कंपनी वैसी कंपनी होती है जिनका जो वैल्यूएशन होता है कंपनी का वो 1 बिलियन होता है। डेकाकॉर्न अगर 10 बिलियन उनका कंपनी का वैल्यू है तो डेकाकॉर्न होगा। और डेकाकॉर्न से बड़ी होती है हेक्टोकॉर्न। हेक्टोकॉर्न अगर 100 बिलियन हो गया उसका कंपनी का वैल्यू, तब वो हेक्टोकॉर्न कहलाएगा। तो ये सारे जो है वो स्टार्टअप में कुछ कैटेगरी बनाई गई है स्टार्टअप कंपनियों की। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं कि स्विगी के बारे में। स्विगी जो है वो डेकाकॉर्न बन गई है क्योंकि इसका जो नेट वर्थ है वो 10.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। और यह बाइजू के बाद दूसरा सबसे वैल्यू वाला स्टार्टअप बन गया है। बाइजू जो है वो नंबर 1 पे है, अर्थात पहली देसी कंपनी है जो डेकॉर्न बनी थी। देखते हैं अगले प्रश्न को। रक्षा मंत्रालय द्वारा 12वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है हैदराबाद, तमिलनाडु, गुजरात या तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है गुजरात। इस वर्ष 2022 में जो है 12वां डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है गुजरात में। और इस बार का जो थीम है वो इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। भारत जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में आ रहा है, तो उसी को थीम के रूप में इस बार बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। देखिए, भारत जो है 10 से 13 मार्च को डेफ एक्सपो का आयोजन कर रहा है गुजरात के गांधीनगर में। और इसमें जो है वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, साथ ही जो इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं उन सभी से रिलेटेड इक्विपमेंट जो है वो उसका प्रदर्शन किया जाता है। ये मेनली होता है। और साथ ही बाहरी कंपनियां भी जो है इसमें मैन्युफैक्चरर जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वो अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको दिखाते हैं। इस तरीके का कार्यक्रम जो है डिफेंस एक्सपो में किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस अर्थात नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है?
ऑप्शन है 24 जनवरी, 25 जनवरी, 23 जनवरी, 21 जनवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। देखिए 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन, तो उसमें मनाया जाता है पराक्रम दिवस। वहीं 24 जनवरी को जो है वो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, और 25 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस, जिसे हम लोग आगे देखेंगे। इस वर्ष का जो थीम था वो था रूरल कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म, अर्थात जो गांव का टूरिज्म है उसे प्रमोट करना है, रूरल को प्रमोट करना है। एक और दिवस होता है वो 27 सितंबर को, 27 सितंबर को जो है वो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और भारत का कब मनाया जाता है, तो वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपको ये दोनों को याद रखना है। अगर कोई भी फैक्ट अगर वो रिलेट हो रहा है तो आप उसे रिलेट करके याद रखिएगा, तो वो लंबे समय तक याद रहेगा। देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है, नेशनल वोटर्स डे, ये भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो थीम है वो है मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेबल, अर्थात इलेक्शन को जो है समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना, अर्थात सारे लोग पार्टिसिपेट कर सके। इस वर्ष जो है भारत 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। क्यों? क्योंकि 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी, और ये मनाया इसलिए जाता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है इसका आयोजन किया जाता है 25 जनवरी को। और भारत के जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे वो थे सुकुमार सेन, और वर्तमान में कौन से नंबर के हैं, तो 24 नंबर के हैं, सुशील चंद्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में थिरु आर नागास्वामी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है तमिल कवि, कन्नड़ लेखक, प्रसिद्ध पत्रकार या प्रसिद्ध पुरातात्वविद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध पुरातात्वविद। जो इन थिरु आर नागास्वामी हैं वो एक प्रमुख प्रसिद्ध पुरातात्वविद थे, और इन्हें जो है पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। इनका संबंध तमिलनाडु से है, तमिलनाडु की ये थे। इन्होंने तमिलनाडु सरकार के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक का कार्यभार भी संभाला था। ये इसलिए भी प्रमुख है क्योंकि इन्होंने जो है नागास्वामी ने जो है मंदिर के जो भी शिलालेख है उन सभी का उजागर किया था, उससे रिलेटेड फैक्ट जो है पूरे विश्व को बताया था। अगला प्रश्न है, ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है कुंजगल, मायर जोर्जान, आंडाल या अभिजात्रिक। तो इसका सही आंसर है कुंजगल। कुंजगल जो है एक तमिल फिल्म है, और इसे जो है ढाका फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्राइज मिला है। इस फिल्म को जो है वो रॉटरडैम में 2021 में टाइगर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। टाइगर प्राइज भी इसे मिला था 2021 में रॉटरडैम में। तो और ये जो है वो पहली ही फिल्म है जो इसके डायरेक्टर है PS विनोद-हराज। देखिए हर एक मूवी का डायरेक्टर नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर कोई स्पेशल है तो उसका डायरेक्टर का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो ये स्पेशल कई मायने में है। इस मूवी को जो है भारत की ओर से जो ऑस्कर है उसमें भेजा गया था, लेकिन ये जो अभी बाहर हो गई है ऑस्कर के रेस से। आप देख सकते हैं कुंजगल जो है ऑस्कर के रेस से बाहर हो गया। तो हमको याद रखना है कि कुंजगल को जो है ऑस्कर 2022 में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व के लिए भेजा गया था। ऑस्कर को जो है वो एकेडमी पुरस्कार नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है, अर्थात फिल्म से। किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर शॉर्टलिस्ट किया गया है? ऑप्शन है जय भीम, कुंजकल, सलार या माराकर। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जय भीम। जय भीम को जो है इस बार ऑस्कर 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो कैटेगरी है उसमें नॉमिनेट किया गया है। अभी जो है ये मूवी टॉप 267 का मूवी में अपना नाम बना लिया है। अभी ऐसा करने वाला ये भारत का 4th मूवी है। 4th करने का मतलब कि मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, लगान के बाद ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाली ये 4थी भारतीय मूवी है। जबकि भारत का जो बॉलीवुड है वो प्रत्येक साल जो है लगभग 100 के 1000 के आसपास मूवी बना देती है, लेकिन क्वालिटी मूवी की कमी अभी भी भारत में है।
तो देख सकते हैं। और जो मराकर मूवी है, मराकर जो मूवी है, इसे भी दूसरी कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया ऑस्कर 2022 के लिए। अगर बात करें ऑस्कर 2022 की, तो ये जो है लॉस एंजलिस में होगा, मार्च 2022 में इसका आयोजन होगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले से ही जो है बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं, इसीलिए इसका न्यूज आते रहता है कि कौन सी मूवी शॉर्ट लिस्ट हुई है और कौन जो है वो बाहर हो गई है। तो आपको याद रखना है, जय भीम और मराकर को जो इस बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन मिला है। अगला प्रश्न है, असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है लवलीना बोरगोहेन, प्रोफेसर दीपक चंद्र जैन या रतन टाटा। तो इसका सही आंसर है रतन टाटा। देखिए, रतन टाटा को जो है असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप जो कि असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि रतन टाटा को जो है किस राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन का जो सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके आपको नया क्वेश्चन बनाया जा सकता है। यहाँ जो है लवलीना बोरगोहेन है, ये 2021 का जो ओलंपिक था, या 2020 बोलिए, टोक्यो ओलंपिक, उसमें कांस्य पदक जीती थी। और ये एक बॉक्सर है, अर्थात मुक्केबाज है, और ये असम राज्य से ही है। इन्हें भी जो है वो अलग कैटेगरी में, अर्थात असम सौरभ पुरस्कार से जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। देखिए, असम के मुख्यमंत्री ने जो है वो असम वैभव, असम सौरभ और असम गौरव पुरस्कार की घोषणा की है। उसी कैटेगरी में इन सभी को प्राइज दिया गया है। अगर बात करें असम वैभव की, तो इसमें 5 लाख रुपये का नगद राशि दिया जाता है। वहीं अगर रतन टाटा की बात करें, तो ये जो है टाटा सन्स के पूर्व डायरेक्टर थे, और इन्होंने 1990 से 2012 तथा 2016-17 में इसका अध्यक्षता किया था। टाटा सन्स के अध्यक्ष थे। इन्हें 2000 में पद्म भूषण और 2008 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वहीं भारत का जो पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र है वो कहाँ स्थापित हुआ है? तो वो उसका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात या आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा केरल। केरल में जो है भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित हुआ है। बात करें ग्राफीन की, तो ये ग्रेफाइट से निकला हुआ है। ग्रेफाइट का ही एक संशोधित रूप है, और ये चूँकि एक विद्युत का सुचालक है, इसलिए इसका जो विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक गुणों के कारण इसका यूज ज़्यादा हो रहा है। इसका यूज जो है वो एलईडी में भी किया जा रहा है। मोबाइल का जो स्मार्टफोन होता है, ऑर्गेनिक लाइट एंड एमिटिंग डायोड की स्क्रीन में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। और ये जो सेंटर है, मतलब पहला ग्राफीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर त्रिशूर में है, केरल के त्रिशूर में, और इसे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भी मान्यता मिल चुकी है। तो ये था इससे रिलेटेड फैक्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा आदि बद्री बांध का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। एक्चुअली हरियाणा सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो सरस्वती नदी को वापस से उसका जीर्णोद्धार करना चाहती है, और इसीलिए इन दोनों राज्यों ने मिलकर एक MOU साइन किया है। और ये MOU जो बांध परियोजना है उसका जो कुल लागत होगा 215 करोड़ होगा, जो कि आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। बस आपको ये जानना है कि ये जो बांध है वो आदि बद्री बांध, इसका संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से है। अगर नदी की बात की जाए तो सरस्वती नदी से है। अगर सरस्वती नदी की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों का जो संगम है वो प्रयागराज में है, अर्थात इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन है लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है लद्दाख। देखिए, अगर कोई भी स्पोर्ट का आयोजन हो, कोई भी स्पोर्ट है, तो उसका आपको ये पहले जानना है कि उसका आयोजन कहाँ हुआ। और अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो उसमें बहुत तो टीम पूछ लेते हैं कि हाँ कितने टीम ने पार्टिसिपेट किया, फिर विजेता कौन रहा, और उसके बाद फिर उसका उप विजेता कौन रहा। ये सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन हर एक में उप विजेता नहीं पूछा जाता। जैसे ग्रैंड स्लैम हो गया, उन सभी का पूछा जाता है कि हाँ उप विजेता कौन था, या कोई वर्ल्ड कप हो गया, फीफा हो गया, तो उसमें पूछा जाता है, हर एक का नहीं। तो ये जो आइस हॉकी चैम्पियनशिप है उसका आयोजन जो है लद्दाख में यहाँ हुआ था, हिमाचल प्रदेश में काजा स्प्लीति है, लाहौल स्प्लीति में, वहाँ हुआ था। मैंने पिछली क्लास में इसका एक प्रश्न लिया था कि जिसमें जो है जयराम ठाकुर ने इसका आयोजन किया था।
उद्घाटन। वहीं अगर बात करें इसकी विजेता की, तो लद्दाख की जो महिला टीम है उसने ये पुरस्कार जीता है पहली बार, और इसमें कुल 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी। अगला प्रश्न है, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया। देखिए यहाँ पे जो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021, इसी का दूसरा नाम है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। तो आपको सिर्फ ट्रॉफी का नाम दे के भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन है शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, जो रूट या रोहित शर्मा। तो इसका सही आंसर शाहीन अफरीदी। पाकिस्तान के खिलाड़ी शाहीन अफरीदी को जो है वो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। वहीं अगर बात करें तो आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहोल फ्लिंट ट्रॉफी, इस ट्रॉफी का नाम याद रखिएगा, इसे सम्मानित किया गया स्मृति मंधाना को। ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारतीय प्लेयर को दिया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरी है जिसमें पुरस्कार दिए गए हैं, देख लेते हैं। देखिए, एम्पायर ऑफ द ईयर पूछा जाता है कि आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर किसे दिया गया, तो ये दिया गया माराइस इरासमस को। इसके अलावा आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान। आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिजेली, ये महिला है, महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिजेली को दिया गया। वहीं पुरुष में जो है टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है जो रूट को। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अगर टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में टेस्ट कैटेगरी जो है वो नहीं है, ठीक है। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इमर्जिंग का मतलब होता है वैसे नए खिलाड़ी जो कि हाल में क्रिकेट को ज्वाइन किया है और वो अच्छा परफॉर्म करे, उन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। तो इसके लिए पुरुष कैटेगरी में जनमन मालान जो दक्षिण अफ्रीका के, उन्हें सम्मानित किया गया। तो ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।